Hello class, welcome back to the study studio. We have started with the chapter 3rd, planning, and today we are going to see its limitation as well as process. As we have studied earlier that planning is a universal process. It has various importance also, but the thing which is having importance, it also has limitations too. So we will study about the limitations of planning. First of all, first is uncertain future. As we have studied earlier that planning needs forecasting, which means a deep study of future, but future is uncertain. We are not able to recognize what is going to happening in our future. So if जो हमने डिसाइड किया है वैसा नहीं होगा देन प्लानिंग इज़ वेस्ट. सो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड अगर हम पहले से प्लान कर रहे हैं वो हमारी प्लानिंग फ्यूचर से मीट नहीं करती है देन वी विल हैव टू सफ़र अ लॉट मैनी लॉस. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन फ्यूचर. Expensive process. How it is expensive? Those person who are planning, who are giving us the service of planning, charges high fees. So it is a expensive process. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सोचा और प्लान कर दिया. It needs deep thinking and those professionals are charging high fees. So we can say that planning is an expensive process. Third, time consuming. Why time consuming? Because we have to study each and every factor which is going to affect our plan. We have to study minute and detailed things so that our plan becomes fruitful, and hence it takes time to study each and every factor. Planning is irrelevant. Why planning is irrelevant? Because sometimes it involves uncertainties. For example, अगर हमने सोचा था कि ये हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारे स्कूल ही ले लो, दैट तुमने सोचा था कल स्कूल में जाके फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें शेयर करेंगे, ये स्टडीज़ करेंगे, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी तुम्हारे घर में कुछ हो जाता है, तुम स्कूल नहीं जा पाते हो, तो तुम्हारा प्लान किया हुआ तो वेस्ट हो गया. वैसे ही बिजनेस में होता है. ड्यू टू टाइम, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, वी आर नॉट एबल टू complete our plans. So sometimes planning becomes irrelevant, tends towards rigidity. Why rigidity? अब तुम बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में तो था फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पे रिजिडिटी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड इसीलिए बिकॉज अगर हमें बीच में लग रहा है प्लान के दैट वी नीड टू चेंज और हमारे सुपरवाइजर्स ऐसा बोल रहे हैं हमें कि नहीं प्लानिंग के हिसाब से जाओ, आगे जाके चीज़ अच्छे से हो जाएगी, अभी तुम्हें लग रहा है ये प्लान अच्छा नहीं है बट आगे ये प्लान फ्रूटफुल होगा, तो हम उस चीज़ में चेंजेस नहीं कर सकते. सो इट टेंड्स टू रिजिडिटी कि सुपरवाइजर्स को ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल्स ने हमें प्लान दिए हैं इतनी हाई फीस चार्ज करके तो वो सही ही होंगे, हम उसमें चेंजेस क्यों करें. सो हियर इट टेंड्स टू रिजिडिटी. Uncertainty of external factors. Now what are the external factors? External factor means the factors affecting outside the business. Those factors may be natural calamities, competitors price, competitors factor, politics, economics. ये सारे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर यानी बिजनेस के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़, हमारा इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें बिजनेस के कंट्रोल में है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है. तो कभी फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, रियॉट, स्ट्राइक, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो सब चीज़ों की वजह से भी हमारे प्लान में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. समटाइम्स क्या होता है कि जो प्लानर्स है, जो प्रोफेशनल्स प्लान बना रहे हैं, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जिससे वो प्लानिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं और वो प्लान अनसक्सेसफुल होता है बिकॉज उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्लान बनेगा तो वो अनसक्सेसफुल ही होगा. ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी. जैसे हमने देखा टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी यानी कोई चेंजेस नहीं कर सकता है इसके अंदर, तो जो एम्प्लॉयज़ के माइंड में आ रहा है कि हम ये वर्क को बेस्ट वे में भी कर सकते हैं दूसरी तरीके से, तो वो सुपरवाइजर्स को नहीं बोल पाते हैं, या बोलते तो भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे, जो प्रोफेशनल्स, जो प्लानर्स हमारे लिए प्लान करके गए हैं वही हमें फॉलो करना है. सो इट रेस्ट्रिक्ट्स द एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी
तो जिसको अगर कोई अच्छा आइडिया भी आ रहा है वो या तो देंगे ही नहीं, और देंगे तो उन्हें पता है कि फॉलोअप नहीं होने वाला है। यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स। नाउ फॉल्टी मेथड्स क्या होता है कि अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन में अगर कोई और मेथड फॉलो करनी थी, तुमने कोई और कर ली, या फिर तुम्हें कोई और मेथड से ट्रीट करनी थी कोई चीज़ें, तुमने कोई और मेथड यूज़ कर ली, तो फॉल्टी मेथड्स उसे बोलते हैं कि जो चीज़ हमने गलत तरीके से कर ली, हमें लग रहा है कि वो सही है लेकिन एक्चुअल में वो गलत है, उसे बोलते हैं फॉल्टी मेथड्स। तो प्लानिंग में कभी कभी हम लोग अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉलो नहीं करते हैं, जिससे हमारा प्लान, इट इज़ possible that our plan gets unsuccessful. I hope all the limitations are clear. Now we will study about process of planning. Process of planning includes 8 stages. Now मैंने पहले भी डिस्कस किया था that प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही होनी चाहिए। तुम ये स्टेप लिख के डायरेक्टली ये स्टेप पे तुम जंप नहीं कर सकते हो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, then and then only you will complete these stages. Now, as earlier also I have shared one example with you that first of all you will wear your socks, then only shoes. पहले शूज़ पहन के सॉक्स वेयर नहीं करोगे, वैसे ही तुम पहले क्लोथ्स पहनोगे, उसके ऊपर टाई, पहले टाई पहन के क्लोथ्स वेयर नहीं करोगे। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। पहले फर्स्ट करके फिफ्थ ले लिया, फिफ्थ करके थर्ड ले लिया, वैसे हम नहीं कर सकते। वैसे ही तुम एग्ज़ाम में सेक्शन ए बी सी डी ई होते हैं, सेक्शन ई लिख देते हो पहले, ई के बाद ए के बाद सी, तो यहाँ पे वैसी प्रोसेस नहीं चलेगी। यू हैव टू फॉलो सिस्टमेटिकली एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 all 8 stages should be completed. This question is very much important from the viewpoint of your exam, and it is asked in each and every paper. You can also refer those past year papers. First of all, we see about the determination of objective. First stage of planning is determination of objective. Process of planning बोलो या stages of planning, they are one and the same. First, determination of objective. तुम प्लान किसके बेसिस पे बनाओगे? पहले तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? बिजनेस के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये ईयर इतनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, इतना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव ओनली तुम प्लान कर सकते हो कि हाँ तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि तुम ये ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, for process of planning, first stage is determination of objective. The management should know what their objective is and how they have to accomplish it by their organization members. They are their employees. It is the first step of process of planning. Second, clarifying planning premises. Clarifying planning premises मतलब कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था। इसका मतलब होता है फॉरकास्ट करना, फ्यूचर को अजम्पशन करना, कौन से फैक्टर्स कंसिडर करके, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। नाउ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स देयर एम्प्लॉयज एंड इंटरनल एनवायरमेंट। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, politics, political factors. All these factors are known as external factors. Now third stage is collection and analysis of information. First हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया कि किसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। सेकेंड, हमें क्या फॉरकास्ट करना है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया। नाउ थर्ड, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम किस तरह से हमारे प्लान को अकम्प्लिश कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस हम कलेक्ट करेंगे एज वेल एज एनालाइज करेंगे दैट दीज इन्फॉर्मेशंस आर प्रॉपर और नॉट, और व्हाट कैन बी डन टू मेक आवर प्लान फ्रूटफुल। इस इन्फॉर्मेशन से हमें आगे हमारे रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं, दैट वी कैन बी नोन बाय दीज इन्फॉर्मेशंस, एंड वी हैव टू इंटरप्रेट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ simple way so that we get the best result that we want. Preparation of alternative plan. Now हमने पहले भी डिस्कस किया था that planning में सिर्फ एक ही प्लान नहीं होता है, we need list of alternative plans
so that we can select the best plan which is fruitful to our organization. Now preparation of alternative plan means हो सकता है कि कभी अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा प्लान ए सक्सेसफुल ना हो, तो उसी टाइम हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए कि हम लोग हमारी प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, अदरवाइज वो सारा काम वहीं रुक जाएगा जिससे बिजनेस को लॉस हो सकता है. So preparation of alternative plans means if there arises uncertainty for which plan A is not going to be accomplished, so at that time we can take the help of plan B and get the process to be continued. So preparation of alternative plan is very much necessary. यहाँ पे हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है that to sell the goods either by producing or by purchasing. So यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या है, परचेजिंग का अल्टरनेटिव है प्रोड्यूसिंग. या तो हम प्रोड्यूस करके गुड्स को बेच सकते हैं या हम लोग उसको परचेज करके यानी कहीं और से परचेज करके सेल करना, या प्रोड्यूस यानी कि हम खुद बना के सेल कर रहे हैं. तो वो होते हैं अल्टरनेटिव जिसमें हमें कॉस्ट कम लगेगी, हम वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल मूव टूवर्ड्स टू अचीव आवर प्लान. आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर. इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान. नाउ वो प्लान का भी पूरा डीप स्टडी होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि हाँ बन गया, मिल गया अल्टरनेटिव प्लान तो ले लिया बस रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी हैव टू स्टडी द अल्टरनेटिव प्लान इन अ बेस्ट वे, सो दैट डीप स्टडी होनी चाहिए कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिलना है. तो अल्टरनेटिव प्लान हमें फ्रूटफुल होना चाहिए, हमें यूज़फुल होना चाहिए. तो वी हैव टू स्टडी, इवेल्युएट इट सो दैट वी कैन टेक द बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट. देन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. हमने फॉर एग्जांपल प्लान ए तो हमारे पास था ही, प्लान बी सी डी ई हमने 4 अल्टरनेटिव्स बनाए. अब वो अल्टरनेटिव में से कौन से प्लान्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो वो ये स्टेज पे हम उसका सिलेक्शन करेंगे. फर्स्ट स्टेज था ऑब्जेक्टिव बताना, देन क्लैरिफाई करना प्लानिंग प्रीमाइसेस जिसका मतलब फॉरकास्टिंग, फिर कलेक्ट और एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट एनालाइज करके हम अब दूसरा प्लान बनाने की ट्राई करेंगे, अल्टरनेटिव प्लान. उसको इवेल्युएट करेंगे सारे प्लान्स को. अब जो भी हमने अल्टरनेटिव प्लान बनाया है 6th स्टेज में उनका सिलेक्शन होगा. देन फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान का मतलब होता है, हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट अ कार इज़ प्लानिंग टू मेक और बाई इट्स टायर. मेक और बाई यानी या तो बनाना है या तो हम लोग को परचेज करके हमारी कार में वो टायर्स को इंस्टॉल करने हैं. सो मेक और बाय डिसीजन का मतलब यहाँ पे सब्सिडरी प्लान मीन्स अल्टरनेटिव प्लान ही होता है. तो हमें अल्टरनेटिव प्लान को इस वे में फॉर्म करना है दैट हमारा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे फुलफिल हो. मेक और बाय दोनों में से कोई भी चूज़ करे, हमारा जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, तो वो यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए. एंड लास्ट इवेल्युएशन ऑफ प्लान. इवेल्युएशन ऑफ प्लान का मीनिंग होता है कि तुमने जो भी ऊपर सारे डिसीजंस लिए हैं, जो भी तुमने स्टेप्स फॉलो अप किए हैं, वो सारी चीज़ नेसेसरी है. इफ़ यहाँ पे कुछ चीज़ें अननेसेसरी है तो उनको रिमूव कर देंगे. ये स्टेप्स नहीं, स्टेप के अंदर जो चीज़ें अननेसेसरी तुमने डिसीजन लिया है, अननेसेसरी तुमने कोई स्टेप्स बढ़ाए हैं, तो उन सबको रिमूव किया जाएगा. कुछ चीज़ें रह गई है तो उनको ऐड ऑन कर दिया जाएगा. सो यहाँ पे प्रॉपर डीप स्टडी होगा. ये एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है हमारी बुक में, लुक एंड लीप. तो ये हमें MCQ में भी पूछा जाता है बहुत बार, वन लाइनर्स में भी पूछा जाता है. सो इवेल्युएशन ऑफ प्लान मीन्स डीप स्टडी. जो हमने ऊपर सारे स्टेप्स किए हैं वो नेसेसरी है तभी किए हैं, बट कुछ चीज़ें हमें अननेसेसरी है उनको निकाल देना, या कुछ चीज़ें बाकी रह गई है तो उसे ऐड ऑन करना, तो ये स्टेप के अंदर होगा. आई होप ऑल द 8 स्टेजेस आर क्लियर टू यू. हम वापस रिपीट कर देते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, collection and analysis of information, preparation of alternative plan, evaluation of alternative plan, selection of the best alternative, formulation and evaluation of subsidiary plan, and last evaluation of plan. Thank you for watching this video.